नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का ज्ञान सरोवर यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। सभी विद्यार्थी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई वो निरंतर जारी रख रहे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके लिए जिस बैच का आपको इंतजार था, उस बैच का पहला टॉपिक और पहली क्लास आपके सामने यूट्यूब चैनल पे निःशुल्क आपको मिल रही है, जहां आप इस क्लास को देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि इस कोर्स की क्वालिटी क्या रहने वाली है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इस क्लास को एकदम ध्यानपूर्वक देखना, ध्यानपूर्वक सुनना कि आपने जो पहले पढ़ा है और आज जो आपको पढ़ाया जाएगा उसमें क्या फर्क है, क्या अंतर है, क्या जीएसपी की क्वालिटी रहने वाली है। ये आपके लिए, इसीलिए ये आपके लिए डेमो क्लासेज आपको यूट्यूब पे आपको देखने को मिल रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज आप सभी का मैं स्वागत करता हूं सुरेश सारस्वत कि मेरे प्यारे विद्यार्थी आज YouTube चैनल पे इस क्लास को पढ़ने के लिए आ रहे हैं और आपके लिए जो ब्रह्मास्त्र बैच का हमने जो लॉन्चिंग की है, उस लॉन्चिंग का आपको पहला वीडियो आपके सामने रखा जा रहा है, जिसमें हर एक विद्यार्थी जिसको इस बैच से पढ़ना है उसको ये पता चल जाए कि हम कौन सी क्वालिटी में पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि आज हमने ये बैच लॉन्च किया है और इस बैच का पहला वीडियो आपके लिए हम ये डाल रहे हैं ताकि हर विद्यार्थी तक ये वीडियो पहुंचे और उसे एक जो अपने राजस्थान इतिहास जिसको पढ़ने का अंदाज अलग होगा, निराला अंदाज होगा और बढ़िया क्वालिटी के साथ, बढ़िया कंटेंट के साथ अपने पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, करते हैं क्लास की शुरुआत और सभी विद्यार्थियों का आज की क्लास में हार्दिक स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। तो ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए अपनी इस क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि हमारा जो ब्रह्मास्त्र बैच है जिसमें राजस्थान का इतिहास, और मैंने इस टॉपिक को इसलिए उठाया है गुर्जर प्रतिहार वंश को, ताकि देखो सभ्यताएं वगैरह तो आपने खूब पढ़ी होगी, मैं एक ऐसा टॉपिक आपके सामने ला रहा हूं जिसको बहुत कठिन माना जाता है और जिसको कई टीचर्स ऐसे हैं जिनको एक दो राजा पढ़ा के आपको ये टॉपिक कंप्लीट करवा देते हैं, लेकिन इस टॉपिक को, इस वंश को इतने अच्छे से अपने कंप्लीट करेंगे कि आने वाले एग्जाम में जो भी प्रश्न बनेगा वो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो इसलिए है ना, अगर टीचर को अपनी क्वालिटी दिखानी होती है तो एक ऐसा टॉपिक उठाइए जो विद्यार्थियों के लिए क्या हो, कठिन हो, और उस कठिन टॉपिक को आप सरल भाषा में समझा दें तो वो एक अच्छा टीचर कहलाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है, करते हैं क्लास की शुरुआत गुर्जर प्रतिहार वंश से। तो आइए गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में देखते हैं, जानते हैं और कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, कैसे इनका नामकरण हुआ, कहाँ के ये रहने वाले थे, इनसे संबंधित कौन कौन से विलेय, सारी बातें अपने डिटेल से बढ़िया से करने वाले हैं। तो आइए करते हैं क्लास की शुरुआत, जुड़ जाइए मेरे साथ, सभी का मोस्ट वेलकम। तो चलिए, टॉपिक का नाम था गुर्जर प्रतिहार वंश। अगर गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में आपको समझना है तो थोड़ा पहले अपने मैं आपको मैप के द्वारा समझाता हूं। देखिए, अपने पूरा भारत था, भारत में जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद अपने जिसको अपने हर्षोत्तर काल बोलते हैं, उसके बाद जो अपने राजस्थान में शासन किया था वो किसने किया था? गुर्जर प्रतिहार वंश ने। अब अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है, कोई बोलते हैं ये गुजरात प्रदेश से आए थे इसलिए इनको गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है, कोई इनको जाति को लेकर विवाद है, कोई स्थान से इसको जोड़ते हैं कि गुजरात प्रदेश के होने का इनको गुर्जर प्रतिहार कहा गया है। और जैसे कि आप ये अपने राजस्थान का मैप देख रहे हैं, इस मैप के अनुसार अपने देखें तो आपको पता है कि इस साइड यहां जो राजस्थान का एक राज्य लगता है वो कौन सा है? गुजरात। कौन सा लगता है? गुजरात। गुजरात की बात करते हैं अपने तो ये आपका गुजरात प्रदेश है, गुजरात है। और इसी क्षेत्र के पास में अपने बात करें, जैसे जोधपुर है, इधर पाली है, ये जोधपुर, पाली, इन क्षेत्रों में, जोधपुर पाली वाली क्षेत्रों में इस जाति ने क्या किया था? शासन किया था, या इस जाति ने यहाँ पे राज किया था, इसलिए इनको क्या बोला गया? गुर्जर प्रतिहार। क्या बोला गया? गुर्जर प्रतिहार। तो हर्षोत्तर के बाद में 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक एक जो प्राचीन वंश जिनको हमने गुर्जर प्रतिहार के नाम से जाना, इसी के ऊपर आज अपने को चर्चा करनी है।
देखिए गुज्जर प्रत्यारों की अगर अपने बात करें तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हर्षोत्तर, यानी जैसे हर्ष की मृत्यु हुई, हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, हर्षोत्तर के बाद, किसके बाद? हर्षोत्तर के बाद गुजरातरा प्रदेश में, कौन सा प्रदेश था? गुजरातरा प्रदेश में, गुजरातरा प्रदेश में कौन सा वंश? प्रतिहार वंश। कौन सा वंश था ये? प्रतिहार वंश का क्या हुआ? उदय हुआ। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि किसके बाद में गुजर प्रतिहारों का उदय हुआ। तो जैसे हर्ष की मृत्यु हुई तो यहां पे किसका उदय हुआ? प्रतिहारों का उदय हुआ। अगर अपने बात करें जिनको हम किस नाम से जानते हैं, जिनको हमने गुर्जर प्रतिहारों के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? गुर्जर प्रतिहारों के नाम से जानते हैं। अब देखो, एक बात तो हमने ये बात की कि हम हर्षोत्तर के बाद में जो भी अपने गुजरात प्रदेश में प्रतिहार वंश ने शासन किया उनको हमने किस नाम से जाना? गुर्जर प्रतिहारों के नाम से जाना। अब देखो, अगर हम बात करें कि गुर्जर प्रतिहारों का, किसका? गुर्जर प्रतिहारों का, गुर्जर प्रतिहारों का सर्वप्रथम, या अपने पहले लिख सकते हैं प्रथम वर्णन साहित्य के रूप में देखें, यानी गुर्जर प्रतिहारों का सबसे पहले जो वर्णन किया गया साहित्य के अंदर, वो कौन से साहित्य के अंदर किया गया? तो गुर्जर प्रतिहारों का प्रथम वर्णन साहित्य है वो किस में किया गया? तो आपको पता है, एक महाकवि हुए बाण। कौन हुए? महाकवि कौन हुए? बाण। इनका नाम आपने सुना होगा, बाण, जिन्होंने कई सारी किताबें लिखी। उन्हीं बाण ने कौन सी किताब में? तो इन्होंने एक किताब लिखी थी। कौन सी किताब लिखी थी? हर्षचरित्र। कौन सी किताब लिखी? हर्षचरित्र। बाण ने कौन सी किताब लिखी? हर्षचरित्र। तो बाण की कौन सी किताब थी? हर्षचरित्र में हमें इसका उल्लेख मिलता है, हर्षचरित्र में उल्लेख। तो अच्छा प्रश्न बनता है यहां से कि गुर्जर प्रतिहारों का सबसे पहले किस साहित्य के अंदर वर्णन किया गया? तो सबसे पहले जो गुर्जर प्रतिहारों का नाम मिलता है किस साहित्य में मिलता है? तो महाकवि बाण की कौन सी किताब है? हर्षचरित्र में क्या मिलता है? हमें इनका वर्णन मिलता है। चलिए, एक बात साहित्य के अंदर हमने देख ली। उसके बाद अगर बात करें गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख, दूसरे अगर बात करें गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख, किनका? गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख, गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख अभिलेख के रूप में, यानी वो अभिलेख, देखो साहित्य में तो कौन सी किताब है? महाकवि की बाण की कौन सी किताब है? हर्षचरित्र। लेकिन आपसे पूछे कि गुर्जर प्रतिहारों का अभिलेख के रूप में सबसे पहले वर्णन है वो कौन से में किया गया? तो एक अभिलेख था पुलकेशिन सेकंड का, जिसका रचयिता था आपका रवि कीर्ति, और उसी पुलकेशिन द्वितीय के अभिलेख, उसने एक अभिलेख निकलवाया या खुदवाया। उस अभिलेख का नाम क्या था? ऐहोल अभिलेख। कौन सा अभिलेख? ऐहोल अभिलेख। अगर हमें गुर्जर प्रतिहारों का सबसे पहले वर्णन किसी अभिलेख के अंदर मिलता है, वो कौन सा अभिलेख है? अपना ऐहोल अभिलेख। किसका है? पुलकेशिन बादामी का राजा था, बादामी का वातापी का राजा था आपका कौन सा? पुलकेशिन सेकंड। उस पुलकेशिन सेकंड का जो अभिलेख लिखने वाला रचनाकार था वो रवि कीर्ति था। उस अभिलेख में सबसे पहले गुर्जर प्रतिहारों का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। तो गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख अभिलेख रूप में बात करें तो मैं यहां लिख सकता हूं बादामी के शासक। कौन सा शासक? बादामी के शासक पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन द्वितीय का कौन सा अभिलेख था? ऐहोल अभिलेख। कौन सा अभिलेख? ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख में अगर अभिलेख के रूप में बात करें तो पुलकेशिन द्वितीय कौन सा अभिलेख था? ऐहोल अभिलेख में। इस ऐहोल अभिलेख का रचनाकार कौन था? ऐहोल अभिलेख का रचनाकार कौन था भाई? रवि कीर्ति। कौन था?
लिखने वाला व्यक्ति कौन था? रवि कीर्ति। तो ये भी अगर एग्जाम में पूछे अहोले अभिलेख का रचनाकार कौन था, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है कौन है, रवि कीर्ति। तो दो बातें हमारे सामने बेसिक बातें निकल के आई कि अगर साहित्य में पूछे तो हर्षचरित जो बाण भट्ट ने लिखी थी, और अभिलेख के रूप में अगर वर्णन पूछे तो कौन सा अभिलेख है? ऐहोल अभिलेख में माना जाता है। चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट बात। ये दो बातें आपको क्लियर हो गई होगी अगर वर्ण साहित्य और अभिलेख के वाले। उसके बाद गुर्जर प्रत्यारों से संबंधित अभिलेख कौन से हैं जिनमें उनको गुर्जर प्रत्यार कहा गया है? तो चार ऐसे अभिलेख हैं जिनमें गुर्जर प्रत्यारों को क्या कहा गया है? गुर्जर प्रत्यार कहा गया है। वो चार अभिलेख कौन कौन से, उसके ऊपर भी अपने चर्चा करते हैं। चलिए मैं पहले हेडिंग डाल रहा हूं, गुर्जर प्रत्यारों से संबंधित अभिलेख। गुर्जर प्रत्यारों से संबंधित अभिलेख कौन से हैं? तो वो चार अभिलेख मैं आपके सामने अभी बना रहा हूं। देखो, गुर्जर प्रत्यारों से संबंधित चार अभिलेख। अगर इन चार अभिलेख की बात करते हैं अपने, एक, तो मैं आपके सामने एक रानी देख गुज्जर आया है ना। गुज्जर प्रत्यारों से अगर आपको याद करना है, रानी देख गुज्जर आया है ना। गुज्जर अपने मेला फिल्म देखी होगी है ना, मेला कब है, गुज्जर आएगा, तो वही देख, रानी देख। तो रा से क्या बन जाएगा? राधनपुर। क्या बन जाएगा? राधनपुर। रा से कौन सा अभिलेख हो जाएगा? राधनपुर। नी से कौन सा हो जाएगा? नीलकुंड। कौन सा हो जाएगा? नीलकुंड। और देख से, दे से देवली। देव से कौन सा हो जाएगा? देवली। और क से कौन सा हो जाएगा? करड़ा। कौन सा हो जाएगा? करड़ा है। ये चार अभिलेख है। ये चारों अभिलेख किससे जुड़े हुए हैं? आपके गुर्जर प्रत्यारों से जुड़े हुए हैं। और इसी चारों अभिलेखों में गुर्जर प्रत्यारों को क्या कहा गया है? गुर्जर प्रत्यार कहा गया है। तो अगर अपने इसमें लिख सकते हैं, अपने इसमें अपने ये लिख सकते हैं, इन अभिलेखों में प्रत्यारों को गुर्जर कहा गया है। क्या कहा गया है? गुर्जर कहा गया है। बेसिक सी बात है, याद हो जाएगा, मेरे को लगता है सभी स्टूडेंट इसको याद कर लेंगे। तो किन चार अभिलेख, ये सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, निम्न में से गुर्जर प्रत्यारों से संबंधित कौन से अभिलेख है या कौन से अभिलेख नहीं है? तो ध्यान रखना, ये चार अभिलेख है गुर्जर प्रत्यारों से जो इंपॉर्टेंट आपके माने जाएंगे। तो इन चारों अभिलेखों में क्या कहा गया? आपके गुर्जर प्रत्यारों को क्या कहा गया? गुर्जर कहा गया। उसके बाद और अगर बात करें गुर्जर प्रत्यारों के, तो थोड़ा सा अपने और देखते हैं, आगे चलेंगे, उत्पत्ति और स्थान के बारे में आगे बात करेंगे। पहले थोड़ी थोड़ी बेसिक बातें जान लेते हैं। इनके समय कौन कौन से यात्री आए, किन्होंने इनको क्या कहा, उसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। तो देखो, इनके समय जब गुर्जर प्रत्यारों का शासन था, तब एक व्यक्ति आया, अरब से आया। उस व्यक्ति का नाम था अल मसूदी। तो अरब यात्री कौन था? अल मसूदी। अरब यात्री कौन था? अल मसूदी। ध्यान रखना, अल मसूदी, जिसने मौसम शब्द भी दिया था। आप जियोग्राफी में पढ़ेंगे, मौसम शब्द, मौसम है वो मौसम से बना है, जिसको अरब यात्री अल मसूदी ने दिया था। अरब यात्री अल मसूदी ने गुर्जर प्रत्यारों को, अल मसूदी ने गुर्जर प्रत्यारों को, अल मसूदी ने गुर्जर प्रत्यारों को क्या कहा भाई? अल गुज्जर। एक शब्द दिया गुर्जर प्रत्यारों को, इसने गुर्जर प्रत्यार नहीं कहा, इसने कहा अल गुज्जर। क्या कहा भाई? अल गुज्जर। ध्यान रखना, अल मसूदी ने गुर्जर प्रत्यारों को क्या शब्द दिया? अल गुज्जर। तो एक प्रश्न ये भी यहां से पूछा जाता है कि अल मसूदी ने गुर्जर प्रत्यारों को क्या कहकर पुकारा? अल गुज्जर पुकारा। उसके बाद अगर बात करें, और राजा को उन्होंने क्या शब्द दिया? और राजा को क्या कहा भी? और राजा को क्या कहा? बोरा। क्या कहा? राजा को बोरा कहकर पुकारा। राजा को क्या शब्द दिया? बोरा। राजा को क्या कहकर पुकारा? बोरा। बोरा कहकर पुकारता है, अल मसूदी पुकारता है। देखिए कितनी अच्छी बात है।
अरब यात्री अल मसूदी कहीं पे भी ये नहीं लिखता गुज्जर प्रत्यार, वो क्या लिखता है अपनी किताब में अल गुज्जर, क्या लिखता है अल गुज्जर। और वो राजा को राजा नहीं कहता, वो राजा को क्या, जब मैं भारत गया तो वहां पे बोरा था, क्या था, बोरा, मतलब अल गुज्जर का वहां पे क्या था, बोरा, मतलब अल गुज्जर का हमने ये अर्थ निकाला यहाँ पे गुज्जर प्रत्यारों के बारे में, और बोरा इसने किसको कहा होगा, राजा को कहा होगा। चलिए उसके बाद और बात करते हैं। देखो गुज्जर प्रत्यारों का एक बहुत गजब का शासक हुआ मिहिर भोज, जब अपने कन्नौज के शासक पढ़ेंगे तब बात करेंगे। मिहिर भोज ने एक प्रशस्ति लिखाई, ग्वालियर प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति लिखाई, ग्वालियर प्रशस्ति। तो इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। मिहिर भोज ने ग्वालियर प्रशस्ति, ध्यान रखना ये कई बार आता है, ग्वालियर प्रशस्ति ग्वालियर प्रशस्ति, आगे अपने चर्चा करेंगे पूरी। ग्वालियर प्रशस्ति या ग्वालियर अभिलेख में, कौन से अभिलेख में, ग्वालियर अभिलेख में एक इनका बहुत प्रतापी शासक हुआ नागभट्ट प्रथम, जो मंडोर से राजधानी कहां लेके जाएगा, मेड़ता, अपने पढ़ेंगे सारी। तो इस ग्वालियर अभिलेख में नागभट्ट को, किसको, नागभट्ट को राम का प्रत्यार, क्या कहा भाई, राम का प्रत्यार। ध्यान रखना ये अभी एग्जाम में प्रश्न पूछा था, राम का प्रत्यार। ग्वालियर अभिलेख में राम का प्रत्यार किस शासक को कहा गया है, तो ध्यान रखना नागभट्ट को। किसने कहा, मिहिर भोज ने, राम का प्रत्यार। और इस अभिलेख में राम का प्रत्यार, और क्या इस अभिलेख में बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। कोई कहता है ये ब्राह्मण थे, कोई बोलता है ये क्षत्रिय थे, कोई बोलता है विदेशी थे, लेकिन मिहिर भोज ने अपनी ग्वालियर अभिलेख में नागभट्ट को राम का प्रत्यार तथा विशुद्ध क्षत्रिय बताया। मतलब ये क्या थे, क्षत्रिय थे। ये जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है, ग्वालियर, मतलब गुज्जर प्रत्यार विशुद्ध क्षत्रिय थे, इसकी जानकारी प्रमुखतः कौन सा अभिलेख देता है, ग्वालियर अभिलेख। तो नागभट्ट को राम का प्रत्यार तथा विशुद्ध, यानी एकदम क्या है, शुद्ध क्षत्रिय, विशुद्ध क्षत्रिय कहा है। कि हम क्या है भाई, क्षत्रिय, हम न तो ब्राह्मण है, नहीं हम विदेशी, हम तो क्या है, क्षत्रिय हैं, कहा है। तो दो बातें अपने सामने निकल के आई है कि ग्वालियर अभिलेख में नागभट्ट प्रथम को राम का प्रत्यार तथा विशुद्ध क्या कहा गया, क्षत्रिय कहा है। आगे बात करते हैं अपने। उसके बाद देखना, एक आपके आगे जब अपने कन्नौज के शासक पढ़ेंगे तब आप राजशेखर भी पढ़ेंगे। तो एक दरबारी विद्वान था महेंद्रपाल के समय, राजशेखर। कौन था, राजशेखर। तो राजशेखर ने एक किताब लिखी, राजशेखर ने एक किताब लिखी, कौन सी, विद्यशाल भंजिका। कौन सी किताब लिखी, विद्यशाल भंजिका। राजशेखर ने विद्यशाल भंजिका, कौन सी किताब लिखी, विद्यशाल भंजिका। ये सारे फैक्ट है। विद्यशाल भंजिका में, कौन सी किताब में, विद्यशाल भंजिका में गुज्जर प्रत्यार, नरेश। कौन था, गुज्जर प्रत्यार नरेश। इसके समय एक तो महेंद्रपाल था, कौन था, महेंद्रपाल, और एक कौन था, महिपाल। गुज्जर प्रत्यार राजा था, महेंद्रपाल को दो उपाधियां देता है। महेंद्रपाल को क्या देता है, दो उपाधियां देता है। एक तो कौन सी देता है, रघुकुल तिलक। महेंद्रपाल को क्या कहा भाई, महेंद्रपाल को दो उपाधियां देता है, यहां लिख दूं, चलो। महेंद्रपाल को एक तो सबसे इंपॉर्टेंट उपाधि है रघुकुल तिलक, सीधे सीधे एग्जाम में पूछी जाती है। रघुकुल तिलक की उपाधि किसकी थी, तो आपको ध्यान में रखना है, रघुकुल तिलक की उपाधि किसकी थी, महेंद्रपाल। देता कौन है, राजशेखर। कौन सी किताब में देता है, विद्यशाल भंजिका, रघुकुल तिलक। और एक उपाधि देता है रघुकुल चूड़ामणि। कौन सी देता है, रघुकुल चूड़ामणि। दोनों उपाधियां ध्यान रखना राजशेखर के द्वारा दी गई है, रघुकुल चूड़ामणि, रघुकुल चूड़ामणि। दो उपाधियां कौन सी दी राजशेखर ने, महेंद्रपाल को, रघुकुल तिलक और रघुकुल चूड़ामणि। किसने, राजशेखर ने। कौन सी किताब में, विद्यशाल भंजिका में। चलिए साहब ये बात हो गई अपनी। तो अभी तक हमने ये चीजें क्लियर की हैं। इनका साहित्य देखा, हर्ष ने जो जो आपका बाण था उसने हर्षचरित लिखी, और उसके बाद हमने अभिलेख के रूप में देखा था, एहोल अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है। उसके बाद 4 अभिलेख देखे, रानी देख, राधनपुर, नीलकुंड, करड़ा, देवली, ये चारों अभिलेख में इनको गुज्जर कहा गया। और उसके बाद हमने बात की कि इनके समय अल मसूदी आया अरब से, उसने अल गुज्जर कहा और राजा को बोरा कहा। उसके बाद हमने बात की कि मिहिर भोज ने ग्वालियर अभिलेख में नागभट्ट को क्या कहा, राम का प्रत्यार कहा।
और इनको विशुद्ध क्षत्रिय बताया। उसके बाद राजशेखर ने विशाल बंजिका में प्रतिहार नरेश महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक रघुकुल चूड़ामणि का। अब देखो महेंद्रपाल के बाद एक शासक और बनता है। राजशेखर ने इसी किताब में महेंद्रपाल को तो 2 उपाधियां दी, कौन कौन सी, रघुकुल तिलक और रघुकुल चूड़ामणि। उसके बाद नंबर 2 राजा बनेगा महिपाल। उसके बाद कौन बनेगा, महिपाल। यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, तथा महिपाल को, तथा महिपाल महिपाल को, महिपाल प्रथम लिख देते हैं क्योंकि महिपाल 2 थे। महिपाल प्रथम को, अब प्रथम को 2 उपाधियां देता है। प्रथम को एक तो रघुवंश मुक्तामणि, कौन सी, रघुवंश मुक्तामणि, कौन सी, रघुवंश मुक्तामणि। ये दोनों उपाधियां बड़ी कंफ्यूज करती है, ध्यान रखना, मुक्तमणि या मुक्तामणि और चूड़ामणि। देखो याद करने का बड़ा आसान तरीका, रटना बिल्कुल नहीं है अपने को। महेंद्रपाल, महेंद्र ने क्या पहन रखा है, चूड़ा, क्या पहन रखा है, चूड़ा, और क्या लगा रखा है, तिलक। तो महेंद्र ने तो चूड़ा और तिलक लगा रखा है, तो इसलिए महेंद्रपाल को इसने चूड़ा और आपका क्या दे दी, रघुकुल तिलक। जबकि महिपाल के सिर पे क्या है, मुकुट है। महिपाल ने क्या पहन रखा है, मुकुट, तो महिपाल को कौन सी उपाधि दी, मुक्तामणि। एक इसी से मिलती जुलती है रघुकुल, रघुवंश मुक्तामणि, और एक रघुकुल मुक्तामणि। तो लगभग कई इतिहासकार ये बताते हैं सेम उपाधि है, कोई मुकुटमणि बोल देता है, कोई मुक्तामणि बोल देता है। तो राजशेखर ने अपनी किताब विशाल बंजिका में 2 जनों को उपाधियां देता है, 2-2, महेंद्रपाल को चूड़ा तिलक और महिपाल को मुक्तामणि। आप एक नहीं ध्यान रखना, महिपाल ने मुकुट पहन रखा है। ये एग्जाम में कई बार उपाधियां पूछी गई। गुर्जर प्रतिहारों का अगर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है उपाधियों से पूछा जाता है। बहुत सारी उपाधियां इनकी और एग्जाम में बहुत बार पूछी भी जाती है। तो हमने बात की है कि राजशेखर के बारे में हमने बात कर ली। चलिए साहब आगे बात करते हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, इनके समय एक चीन से यात्री आया, और चीन से यात्री आया हेनसांग। कौन आया, हेनसांग। और हेनसांग जब हर्षवर्धन के समय आया तो ये इनके क्षेत्र में गया था, बीनमाल गया, वहां उसने बीनमाल को पोलो मोलो भी कहा था। तो ध्यान रखना, अरब से कौन आया, अल मसूदी। चीन से कौन आया, हवेनसांग। कौन आया, हवेनसांग। इन चीजों का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो इनके समय चीनी यात्री कौन आया, चीनी यात्री है हवेनसांग। चीनी यात्री हवेनसांग। कौन था, हवेनसांग, चीनी यात्री। जिन्होंने किताब लिखी थी, सीयू की किताब भी लिखी थी, आपको सब पता है। फाहियान आया था चंद्रगुप्त के समय और उसने फ्यूयू की लिखे थे, हवेनसांग ने। हवेनसांग, इनकी राजधानी बीनमाल थी। इनकी राजधानी बीनमाल की यात्रा की। कहां की यात्रा की इसने, बीनमाल की क्या की, यात्रा की। तो चीनी यात्री हेनसांग ने कहां की यात्रा की भाई, बीनमाल की। और फिर वो बेराट भी जाता है, ये सारी चीजें अपने पढ़ेंगे। तो बीनमाल की यात्रा की। तो लगभग इसने कहा कि मैंने 72 देशों की यात्रा की, जिसमें एक क्या था, बीनमाल भी था। हेनसांग ये अपनी किताब सीयूकी में ये बताता है कि मैंने लगभग 72 देशों की क्या की है, यात्रा की है। उसमें से एक बताता है बीनमाल। मैंने कहां की यात्रा की है, बीनमाल। अब इसने कहा कि जब मैं बीनमाल गया, सीयूकी में क्या बताता है कि जब मैं बीनमाल गया तो वहां पे शासक कौन थे, कुचेलो। कौन थे, कुचेलो। तो गुर्जर प्रतिहारों को इसने क्या कहा, कुचेलो। तथा बीनमाल को बीनमाल नहीं कहा, बीनमाल को कहा पिलो मोलो। क्या कहा, पिलो मोलो। तो चीनी यात्री हेनसांग अपनी किताब सीयूकी में यही बताता है कि मैं जब वहां पे बीनमाल गया तो वहां पे शासन कुचेलों का था और मैं उनकी राजधानी पिलो मोलो की मैंने क्या की, यात्रा की। ये कौन बताता है, हेनसांग बताता है। ये भी एग्जाम में आया हुआ है। हेनसांग ने बीनमाल को क्या कहा भाई, पिलो मोलो का है, या पिलो मोलो किसको कहा है, बीनमाल को। तो इनके समय चीनी यात्री हेनसांग ने यात्रा की और उसने बताया, बीनमाल की यात्रा की ऐसे लिख लेते हैं, बीनमाल को बीनमाल बीनमाल का नाम क्या देता है, ये पिलो मोलो। क्या देता है, पिलो मोलो। ध्यान रखना, बीनमाल को क्या नाम देता है, ये पिलो मोलो।
और तथा कुचेलो। कुचेलो किसको कहा? कुचेलो गुज्जर प्रत्यारों को कहा। तो हेनसांग ने दो शब्द दिए, पिलोपोलो और कुचेलो। ये अपनी बेसिक सी जानकारी हमें मिल चुकी है कि यात्रियों का ध्यान रखना, अलमसूदी, हेनसांग, और उसके बाद हमने बात की कि राजशेखर के बारे में बात की, इनका साहित्य के बारे में बात की, अभिलेख के बारे में बात की, 4 अभिलेख और बड़े। अब देखो सबसे बड़ा अच्छा प्रश्न आता है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। पहले तो इनकी उत्पत्ति के बारे में जानेंगे और उसके बाद इनका निवास स्थान कहां पे था, किस व्यक्ति ने इनका निवास स्थान कहां बताया, और फिर इनके बारे में, इनकी शाखाओं के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए, मेरे हिसाब से इतनी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होगी। बड़े सरल से शॉर्ट में आपको याद करना है। बाणभट्ट, हर्षचरित साहित्य के रूप में, अभिलेख के रूप में बात करें तो, अभिलेख के रूप में बात करें तो ऐहोल अभिलेख रविकीर्ति का और पुलकेशिन द्वितीय के समय का। उसके बाद हमने अभिलेखों के बारे में जाना, 4 अभिलेख, रानी देख, और उसके बाद हमने अलमसूदी की बात की, हेनसांग की बात की, राजशेखर की बात की, कौन कौन सी उपाधियां किसको देता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है इनकी उत्पत्ति के बारे में। तो देखिए, गुज्जर प्रत्यार की उत्पत्ति कैसे हुई। अब देखो, इतिहास में टॉपिक का नाम लगा देता हूं मैं, यहां पे आपको एक हेडिंग डाल देता हूं, गुज्जर प्रत्यारों की उत्पत्ति। अब इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से हुई, कौन क्या, अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। चंद्रप्रदाई अलग बताएगा, आपका जो हर्नेल है, ब्यूल ने है, कर्नल जेम्स टोड है, वो अलग अलग बताएंगे, गौरीशंकर हीराचंद अलग बताएगा, कुछ प्रशस्तियां अलग बताएगी। तो उन सभी के बारे में अपने जानते हैं। तो गुज्जर प्रत्यारों की उत्पत्ति की अगर बात करते हैं अपने, तो गुज्जर प्रत्यारों की उत्पत्ति के बारे में मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा डायग्राम बना लेता हूं, उसके बाद अपने बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले एक सिद्धांत आया अग्निकुंड का। पहले एक एक सिद्धांत पढ़ लेते हैं, एक एक उत्पत्ति के बारे में पढ़ लेंगे। पहला सिद्धांत आया कौन सा, अग्निकुंड का। अब ये भी अग्निकुंड का सिद्धांत देने वाला कौन था, चंद्रप्रदाई। किसने दिया, चंद्रप्रदाई ने दिया। कौन सी किताब में दिया, पृथ्वीराज रासो में। कहा यह जाता है कि पुराने जो दंत कथाएं चलती है उसमें कहा था कि गुरु वशिष्ठ जब धरती पे राक्षस प्रवृत्ति, मतलब ऐसे लोग आ गए जो राक्षस प्रवृत्ति के थे, वो अपने धर्म की संस्कृति को खत्म कर रहे थे, तब कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ ने अब्बू पर्वत पे जाके क्या किया, एक यज्ञ किया, और उस यज्ञ से 4 जातियां उत्पन्न हुई, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, ये 4 जातियां उत्पन्न हुई। अब ऐसा नहीं है कि यज्ञ से निकल के आ गए। अब मेरा जहां तक ये आइडिया है, मैं ये मानता हूं कि हो सकता है कि ये राजा थे, आसपास के कोई राजा रहे होंगे, और उन राजाओं को गुरु वशिष्ठ ने बुलाया होगा और यज्ञ के द्वारा उनके अंदर ये विश्वास जगाया होगा कि आप इस क्षेत्र के राजा हो, तो ऐसे लोगों से आपको क्या करना है, रक्षा करना है। तब ये 4 जातियों को अलग अलग क्षेत्रों में खड़ा कर दिया। और इन्होंने, जब हमारे जो बाहर से विदेशी आक्रमण हो रहे थे, मुसलमानों के हो रहे थे, तो मलेच्छ, जिनको अपने क्या बोल सकते थे, मलेच्छ उनको भी कह सकते हैं, जो हमारी हिंदू संस्कृति को, हमारे जो धर्म को, हमारे जो रीति रिवाजों को नहीं मानते थे, उनको मलेच्छ कहा गया। तो गुरु वशिष्ठ ने ऐसा, चंद्रप्रदाय ये बताता है, गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ किया, उसमें से 4 जातियां उत्पन्न हुई। उन्हीं 4 जातियों में से कौन था, एक प्रतिहार था, जो सर्वाधिक लोकप्रिय हुए थे। सर्वाधिक क्या हुए, लोकप्रिय। ये सिद्धांत आपका क्या कहलाया, अग्निकुंड का सिद्धांत कहलाया। कौन सा, अग्निकुंड। मतलब अग्निकुंड मतलब यज्ञ वगैरह करते हैं उसको अग्निकुंड बोलते हैं। तो गुरु अपने सिद्धांत आया पहला कौन सा, अग्निकुंड का सिद्धांत। तो मैं पहले लिख सकता हूं क्या, अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड का सिद्धांत।
अग्निकुंड का सिद्धांत दिया किसने? तो आपको पता होना चाहिए, चंद्रप्रदायी। किसने दिया? चंद्रप्रदायी ने। किसने दिया भाई? चंद्रप्रदायी ने। पृथ्वीराज का दोस्त था ना, पृथ्वी भट्ट भी इनका नाम था, चंद्रप्रदायी। और चंद्रप्रदायी ने कौन सा ग्रंथ लिखा? ग्रंथ का नाम क्या था भाई? ग्रंथ कौन सा लिखा? पृथ्वीराज रासो। कौन सा ग्रंथ लिखा? पृथ्वीराज रासो। किस ग्रंथ में ये अग्निकुंड का सिद्धांत दिया? तो ये बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए। अग्निकुंड का सिद्धांत चंद्रप्रदायी ने दिया। कौन से ग्रंथ में दिया? पृथ्वीराज रासो में दिया। चलिए आगे बात करते हैं। पृथ्वीराज रासो में यह कहा गया कि कितनी जातियां उत्पन्न हुई? 4 जातियां कौन कौन सी हुई? तो आपको एक जाति प्रत्यार, क्रम यही याद रखना है, प्रत्यार, प्रत्यार के बाद परमार, प्रत्यार के बाद कौन सी हुई? परमार, 2 पैसे और 2 चैसे, 3 नंबर पे चालुक्य, और सबसे अंत में कौन हुए? चौहान। चालुक्य, चौथा कौन सा था? चौहान। तो अग्निकुंड के सिद्धांत में चंद्रप्रदायी ये बताता है कि गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ किया, उसमें से क्या निकली? 4 जातियां निकली, प्रत्यार, परमार, चालुक्य और चौहान। तो इसे कहते हैं अग्निकुंड। मतलब प्रत्यारों का जो उदय है वो अग्निकुंड से हुआ, ये चंद्रप्रदायी बताता है। चलिए नंबर 2 बात करते हैं अपने विदेशी जाति। अब देखो याद, मैं ये कहता हूं रटना नहीं है अपने को याद करना है। अब देखो विदेशी जाति की अगर बात करें, नंबर 2 विदेशी जाति। अब विदेशी जाति बताने वाले लोग भी क्या थे? विदेशी थे। नाम सब में क्या आएगा? विदेशी। सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा आएगा, डी.आर. भंडारकर, जो भारतीय होकर भी इनको क्या बताता है? विदेशी बताता है। बाकी जितने भी लोग आएंगे सब अंग्रेज आएंगे, सब इनको विदेशी बताएंगे। तो विदेशी नाम आए ना, तो विदेशी नाम आपको, विदेशी जाति बताते हैं, आपको विदेशी नाम याद रखना है। जैसे अगर मैं बात करूं, पहला विदेशी व्यक्ति की बात करूं, कर्नल जेम्स टोड। इतिहास और कर्नल जेम्स टोड की बात ना हो, यह तो हो नहीं सकता। कर्नल जेम्स टोड, जिनको घोड़े वाला बाबा भी अपने कहते हैं, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ये कहता है कि ये किस जाति के थे? कर्नल जेम्स टोड बताता है ये शक जाति के थे। कौन सी जाति थे? शक या सीथियन। क्या बताता है? शक, सीथियन। कर्नल जेम्स टोड इनको क्या बताता है भाई? गुर्जर प्रत्यारों को शक सीथियन बताता है। क्या बताता है? शक सीथियन। तो कर्नल जेम्स टोड ने इनको क्या बताया कि ये शक जाति थी, विदेशी जाति थी। यानी जब भारत में विदेशियों का आक्रमण हुआ तो ये शक जाति आई और ये यहाँ पे आके बस गई, और फिर ये क्या बन गए? गुर्जर प्रत्यार बन गए। क्या बन गए? गुर्जर प्रत्यार। तो कर्नल जेम्स टोड इन पे क्या करता है? शक करता है। तो ऐसे याद रखना, कर्नल जेम्स टोड ने इनको शक बताया। मतलब क्या करता है भाई? शक करता है। नंबर 2, अब देखो 2 व्यक्ति है, एक तो V.A. स्मिथ। कौन होगा? V.A. स्मिथ। V.A. स्मिथ के साथ इनका जो समर्थन करेगा एक तो ब्यूलर। कौन करेगा? ब्यूलर। और एक कौन करेगा? हॉर्नले। कौन करेगा? हॉर्नले। ब्यूलर और एक व्यक्ति आएगा हॉर्नले। नाम याद रख लेना, विदेशी है, बड़ा अच्छे से याद हो जाएगा। ये V.A. स्मिथ, ब्यूनले, हॉर्नले, ये तीनों एक ही बताते हैं कि ये क्या थे? हुण थे, हुणों की संतान। किसकी संतान बताते हैं? हुणों की संतान। गुर्जर प्रत्यारों किसकी संतान बताएंगे? हुणों की संतान बताएंगे। कौन बताएंगे भाई? V.A. स्मिथ, ब्यूलर, हॉर्नले। ये इनको क्या बताते हैं? गुर्जर प्रत्यारों को क्या बताते हैं भाई? आपके हुणों की संतान बताते हैं। मेरे हिसाब से अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। और चलते हैं, और विदेशी कौन बताता है? बात करते हैं कनिंगम की। किसकी? कनिंगम की। कनिंगम। अब देखो बड़ा इजी है। कनिंगम कैसे? कनिंगम कैसे? कुषाण। कनिंगम ने इनको क्या बताया? कुषाणों की संतान। कनिंगम इनको क्या बताता है? कुषाण। क्या बताता है? कुषाण। कुषाण, या इनको अपने यूची भी बोल सकते हैं। कौन सी जाति बोल सकते हैं? कुषाण या यूची। कनिंगम इनको क्या बताएगा? कुषाण या यूची बताएगा। चलिए
और भी कोई व्यक्ति है क्या? बिल्कुल है, और भी व्यक्ति है जो इनको विदेशी बताता है। अगर बात करें अपने, एक व्यक्ति आएगा जैक्सन। कौन आएगा? जैक्सन। एक व्यक्ति कौन आएगा? जैक्सन। अब ये जैक्सन ने एक मुंबई गजेटियर, एक अखबार आता था मुंबई गजेटियर, उसमें इन्होंने, जैक्सन ने मुंबई गजेटियर में इनको खज्जर जाति का बताया। कौन सी जाति का बताया भाई? खज्जर जाति का बताया। जैक्सन ने कौन से अखबार में? मुंबई गजेटियर में इनको क्या बताया? खज्जर जाति का बताया। तो जैक्सन ने किसमें? जैक्सन ने मुंबई गजेटियर में या बंबई गजेटियर में, एक ही बात है, गजेटियर में खज्जर जाति का बताया। कौन सी जाति का बताया? खज्जर। चलिए, ये भी बात हमने तय कर ली। और भी है क्या? बिल्कुल। अब एक भारतीय, आपको विशेषता तो याद रखना, किस भारतीय ने इनको विदेशी बताया था? तो ध्यान रखना, भारतीय का अगर नाम आए डी ए भंडारकर। किसने? पांचवा व्यक्ति डी ए भंडारकर। डी ए भंडारकर एकमात्र ऐसे भारतीय जो इनको क्या बताते हैं? विदेशी। डी ए भंडारकर ने इनको क्या बताया? खज्जर जाति। कौन सी जाति का बताया? खज्जर जाति का। तो ये विदेशी मत के हो गए। कर्नल जेम्स टोड हो गया, वी एस स्मिथ हो गया, ब्यूलर हो गया, हॉर्नले हो गया, कनिंगम हो गया, जैक्सन हो गया, मुंबई गजेटियर में डी ए भंडारकर हो गया। यहां से एग्जामिनर में कई बार एग्जाम में आते हैं। ये आपको इधर उत्पत्ति का सिद्धांत दे देंगे, इधर आपको लोगों के नाम दे देंगे, कहेंगे मिलान करो किसने क्या बताया। चलिए, अब ये अपने बात कर ली, विदेशी जाति वाली बात कर ली, अग्निकुंड का सिद्धांत भी बात कर ली। अब अपने बात करते हैं किसके ऊपर? अब बात करते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय किसने बताया था? क्षत्रिय की बात करते हैं अपने, यहां मैं लिखता हूं क्षत्रिय। नंबर तीसरा सिद्धांत आएगा क्षत्रिय। चलिए, क्षत्रिय एक तो मैं अभी पढ़ा के ही आया हूं आपको, ग्वालियर प्रशस्ति में इनको क्षत्रिय का ही गया है। और क्षत्रिय का किसने बताया था? क्षत्रिय। तो क्षत्रिय बताने वाले आपको ध्यान में रखना है। क्षत्रिय बताने वाले एक तो कौन थे? अपने वही रोइडा गांव वाले गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद, यहां लिख देता हूं, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। एक तो क्षत्रिय किसने बताया? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। अच्छे से याद रखना ना, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने क्या बताया? इनको क्षत्रिय बताया। अब देखो, गौरी शंकर हीराचंद ओझा के बाद चिंतामणि वैद्य, किसने बताया? सीवी वैद्य ने। किसने बताया? सीवी वैद्य ने इनको क्या बताया? क्षत्रिय बताया। सीवी वैद्य ने क्या बताया? क्षत्रिय। उसके बाद दशरथ शर्मा जी आज गए। दशरथ शर्मा जी, दशरथ शर्मा ने कहा भाई क्यों, हम कहां रहेंगे, हम भी क्या बताएंगे इनको? क्षत्रिय। तो दशरथ शर्मा ने भी इनको क्या बताया? क्षत्रिय बताया। उसके बाद एक अमरीश पुरी का भाई था, बी एन पुरी। कौन था? बी एन पुरी। मजाक कर रहा हूं, बी एन पुरी, ध्यान रखना, बी एन पुरी। बी एन पुरी ने भी इनको क्या बताया? क्षत्रिय बताया। और भी है क्या? बिल्कुल है, ठीक है, और भी है, हाँ बिल्कुल है, अभी बता के आया हूं ना मैं। ग्वालियर प्रशस्ति, कौन सी प्रशस्ति? सबसे इंपॉर्टेंट ग्वालियर प्रशस्ति में इनको क्या बताया गया भाई? क्षत्रिय। तो एक कौन सी आ जाएगी? ग्वालियर प्रशस्ति या ग्वालियर अभिलेख, एक ही बात है, ग्वालियर प्रशस्ति या ग्वालियर अभिलेख। मिहिर भोज ने खुद को क्या कहा भाई? हम तो क्या है? शुद्ध क्षत्रिय है ना, ग्वालियर प्रशस्ति। अब देखो, राम का प्रत्यार, ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट को क्या कहा था? राम का प्रत्यार। तो ग्वालियर प्रशस्ति में है ना, प्रतिहारों को, ग्वालियर प्रशस्ति में प्रतिहारों को क्या बताया भाई? प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज। किसका वंशज? लक्ष्मण का वंशज। लक्ष्मण का वंशज क्या बताया गया? लक्ष्मण का वंशज। राम का प्रतिहार मतलब राम जब वन में गए थे तो उनकी रक्षा किसने की थी? लक्ष्मण ने। तो इन्होंने खुद को क्या बताया? ग्वालियर प्रशस्ति में प्रतिहारों को लक्ष्मण का क्या बताया गया? वंशज बताया, तथा श्रेष्ठ क्षत्रिय बताया। क्या बताया गया? वह श्रेष्ठ क्षत्रिय। क्या कहा गया? श्रेष्ठ क्षत्रिय। अभी तक हमने कितने सिद्धांत पढ़ लिए? 3 सिद्धांत पढ़ लिए। अग्निकुंड का पढ़ा, विदेशी जाति का पढ़ा, क्षत्रिय पढ़ा। अब एक बच गया, कौन सा? ब्राह्मण। कौन सा बच गया भाई? सारे आ गए तो ब्राह्मण पीछे क्यों रहे? ब्राह्मणों ने कहा भाई हम भी अपना सिद्धांत देंगे, तो ब्राह्मण
अब देखो, अब आगे अपने पढ़ेंगे दो शिलालेख, बाउक और कक्कू का, मंडोर और गटियाला। तो इस मंडोर प्रशस्ति में और गटियाला प्रशस्ति में इनको क्या बताया गया है, या गटियाला अभिलेख में इनको क्या बताया गया है, ब्राह्मण बताया गया है। तो ब्राह्मण में अगर बात करें, एक तो कौन सा आ जाएगा, मंडोर प्रशस्ति। कौन सी आ जाएगी, मंडोर प्रशस्ति। किस प्रशस्ति में इनको ब्राह्मण बताया गया है, मंडोर। और कौन सा है भाई, और भी है, गटियाला शिलालेख। कौन सा शिलालेख, गटियाला शिलालेख। गटियाला जोधपुर में स्थान पड़ता है, वहां गटियाला, कोई गटिया वैसे नहीं है, गटियाला शिलालेख। क्या दिक्कत है इसके, दो प्रशस्ति कौन सी है, मंडोर और गटियाला शिलालेख। इन दोनों में इनको क्या बताया गया है भाई, ब्राह्मण बताया गया। तो ये उत्पत्ति के सिद्धांत हमने पढ़े। उत्पत्ति के सिद्धांत हमने पढ़ लिए कि गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति कैसे हुई। गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के चार सिद्धांत है, अग्निकुंड का, विदेशी का, क्षत्रिय का, ब्राह्मण का। अब एक एक चीजें अपने वापस रिवीजन करते हैं कि अगर बात करें अपने, मैं कोशिश करूंगा आपको क्लास में याद करवाने की। अगर बात करें अपने कि अग्निकुंड, तो अग्निकुंड सर वही अपना पृथ्वीराज चौहान के दरबार में था। पृथ्वीराज रासो जिसने किताब लिखी चंद्रप्रदायी, उसने कहा चार गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ किया, चार जातियां उत्पन्न हुई। कौन कौन से, चालुक्य, चौहान, प्रतिहार, परमार, चार जातियां उत्पन्न हुई। और सबसे लोकप्रिय कौन से हुए, प्रतिहार हुए। नंबर 2 विदेशी जाति, विदेश जाति कर्नल जेम्स टोड शक करता है ना। उसके बाद वी ए स्मिथ, ह्यूनले और बनले, इनको इन्होंने क्या बताया भाई, हुण जाति का। कौन सा बताया, हुण जाति का। उसके बाद कनिंगम आता है, कैसे कनिंगम, कैसे कुषाण, कैसे कनिंगम, कैसे कुषाण या युची। उसके बाद जैक्सन ने मुंबई गजेटियर में इनको खज्जर बताया, डी आर भंडारकर ने इनको खज्जर बताया, याद हो गया। उसके बाद चलते हैं अपने आगे, क्षत्रिय। क्षत्रिय कौन सा बताता है, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, बी एन पुरी, सीवी वेद, दशरथ शर्मा, ये इनको क्या बताते हैं, क्षत्रिय। कौन सी प्रशस्ति, ग्वालियर प्रशस्ति में क्षत्रिय कहा गया है, लक्ष्मण का वंशज बताया गया है, और क्या बताया गया है, सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय कहा गया है। ब्राह्मण वही दो सर अभिलेख, मंडोर, गटियाला, दो अभिलेखों में इनको क्या कहा गया भाई, ब्राह्मण कहा गया। बस याद हो गया, 2 मिनट में रिवीजन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये बात हो गई अपने, ये तो हो गई उत्पत्ति की बात, याद हो जाएगी उत्पत्ति। चलिए आगे साहब, आगे बात करते हैं अपने, आगे उत्पत्ति के बारे में बात करने के बाद इनका मूल स्थान, उद्गम के कहां से उद्गमित हुए, इनका मूल स्थान क्या था, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। इनका उद्गम या मूल स्थान के ऊपर चर्चा करते हैं, गुर्जर प्रतिहारों का उद्गम या मूल स्थान। चलिए हेडिंग डाल देता हूं मैं, उसके बाद इनको भी अपने याद कर लेंगे। याद आपको कोशिश यही रहेगी क्लास में मैं आपको हर एक चीज याद करवा दूं, ताकि आप घर पे जाके भाई, घर पे कोई लाइब्रेरी में पढ़ रहा होगा या कोई कोचिंग में होगा, कहीं पे भी होगा, तो घर पे एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेंगे तो क्लासें आपको इतिहास है वो उंगलियों पे हो जाएगी, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। हेडिंग डालनी है गुर्जर प्रतिहारों का उद्गम या मूल स्थान, यानी कहां से उद्गमित हुए थे, इनका मूल स्थान कौन सा था। इसके ऊपर अगर अपने को पूछ ले प्रश्न, तो यहाँ पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे भी अपने एकदम बढ़िया सटासट एकदम चीजें याद कर लेंगे। चलिए गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान और इनके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, कहां से थे। कोई व्यक्ति आएगा अपना मत देगा, क्योंकि इतिहासकार अपना अपना अलग अलग मत देते हैं खोज के आधार पे। चलिए अगर अपने पहले बात करते हैं साहब कि पहला मत किसका था, तो पहला मत अपने वही चीनी यात्री ह्वेनसांग। किसका मत, ह्वेनसांग का मत पढ़ते हैं कि ह्वेनसांग क्या कहता है। तो ह्वेनसांग के अनुसार पहला व्यक्ति कौन था, ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, कुचेलो, गुर्जरों को क्या कहा, कुचेलो। ह्वेनसांग ने कुचेलो, कुचेलो किसको कहा, गुर्जर को। गुर्जरों को क्या कहा भाई इसने, कुचेलो। क्या कहा, कुचेलो। अब मैंने आपको कहा जब वो उसने बेहतर देशों की यात्रा की तो वो कहां आया, भीनमाल। कहां आया, भीनमाल। और भीनमाल को क्या कहता है, पिलोमोलो। तो ये ह्वेनसांग का कहने का मतलब ये था कि ये भारतीय थे,
ये मतलब भीनमाल से थे भाई। हेनसांग इनको कहता है कि जब मैं यहाँ आया तो ये भीनमाल में थे, इसका मतलब है इनका साम्राज्य कहाँ पे था, भीनमाल। तो ये कहीं विदेश से नहीं है, ये कहाँ के थे, भीनमाल के थे। तो हेनसांग ने इनको कहाँ का बताया, भीनमाल का। तो गुर्जरों को क्या बताया, कुचेलों का साम्राज्य। हेनसांग क्या कहता है, कुचेलों का साम्राज्य, कुचेलों का साम्राज्य। कौन सा, पिलोमोलो, पिलोमोलो। पिलोमोलो का मतलब क्या होता है, भीनमाल। पिलोमोलो का मतलब क्या है, भीनमाल। पिलोमोलो में था, मतलब हेनसांग आया, उसने भीनमाल की यात्रा की, तो उसने कहा ये भीनमाल में थे। ज्यादा अपने को दिमाग नहीं लड़ाना है, बस आराम से याद करना है। उसके बाद वही वी ए स्मिथ, एक व्यक्ति कौन था, वी ए स्मिथ, वी ए स्मिथ, और इसके साथ एक था स्टेन फेनो। कौन था, स्टेन फेनो। वी ए स्मिथ और स्टेन फेनो, ये इनको क्या कहते हैं कि भाई ये कहां के थे, भीनमाल के। वी ए स्मिथ और स्टेन फेनो इनको कहां का बताता है, भीनमाल का। तो एक तो किसने बताया, हेनसांग ने, और अंग्रेज विदेशी जो लोग थे, वी ए स्मिथ व स्टेन फेनो, इनको कहां का बताते हैं, भीनमाल। कहां का बताते हैं, भीनमाल। ये भीनमाल नहीं लिखते, ये कहते हैं श्रीमाल। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था, श्रीमाल। तो भीनमाल या श्रीमाल का और किसने बताया, हेनसांग के अलावा। तो ये दो व्यक्ति थे, वी ए स्मिथ और स्टेन फेनो ने इनको कहां का बताया, भीनमाल या श्रीमाल का बताया। ध्यान से क्लास को सुनते जाना। मैं बोलता हूं आप जब इस क्लास को समाप्त करेंगे ना, बड़ा आनंद आएगा आपको कि सर वास्तव में चीजें हैं वो साथ साथ में आपने याद भी करवा दी। कंटेंट शानदार, शॉर्ट चीजों के साथ अपने लिखते जाएंगे, बढ़िया चीजों को याद करते जाएंगे। जो चीजें इंपॉर्टेंट होगी उसको मैं अंडरलाइन भी करवा दूंगा कि ये चीजें आपको याद अच्छे से करनी है। तो दो व्यक्ति हो गए, वी स्मिथ और स्टेन फेनो। उसके बाद एक व्यक्ति आया, एच सी राय। कौन आया, एच सी राय। तो तीसरा व्यक्ति लिखते हैं एच सी राय। अब देखो कौन था, एच सी राय। कौन था, एच सी राय। एच सी राय ने ये कहा भाई ये आपके, अगर इनकी शाखा देखोगे आप, जो मुणोत नैन्सी इनकी 26 शाखाएं बताता है, इनमें सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी, मांडव्यपुर। मांडव्यपुर का वर्तमान नाम मंडोर है। तो इन्होंने कहा भाई ये सबसे प्राचीन कहां पे थे, मंडोर में। तो इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है, मंडोर। तो एच सी राय इनकी उत्पत्ति कहां से बताता है, मांडव्यपुर या मंडोर से बताता है। तो एच सी राय ने इनको कहां का बताया, मांडव्यपुर। कहां का बताया, मांडव्यपुर। मांडव्यपुर का वर्तमान नाम क्या है, मंडोर। क्या है, मंडोर। तो एच सी राय ने इनको कहां का बताया, मंडोर का। कहां का बताया, मंडोर का। उसके बाद कोई और व्यक्ति आएगा, बिल्कुल आएगा, एक व्यक्ति आएगा, कैनेडी, के यू आर कैनेडी, जिसने आपको बताया होगा कि हड़प्पा सभ्यता है वो मलेरिया फैलने के कारण, कालीबंगा के बारे में बताया था उसने कि मलेरिया फैल गया था जिसके कारण वहां पे मृत्यु हो गई। तो वही है के यू आर कैनेडी। तो मैं सीधा लिख रहा हूं कैनेडी। कैनेडी इनको क्या कहता है कि ये न तो भारतीय थे, न कोई भीनमाल के थे, न ही कोई मंडोर के थे, ये तो कहां से आए थे भाई साहब, ये तो ईरान से आए थे। तो कैनेडी ने इनको क्या बताया, ईरानी। क्या बताया, ईरानी। तो कैनेडी, कैनेडी, ईरानी। बस याद करने का बड़ा शॉर्ट तरीका है, रटना नहीं है, फैक्ट पे मतलब अपने को जुगाड़, एक तरीके से आपको अपने स्टूडेंट लाइफ में आप बात करते हैं जुगाड़, जुगाड़ किस तरह बन सकते हैं, किस तरह अपने याद रख सकते हैं लॉन्ग टर्म, वो चीजें अपने को करनी है। तो वी ए स्मिथ, स्टेन फेनो, भीनमाल, एच सी राय, मंडोर, कैनेडी ने इनको कहां का बताया, ईरान का। और भी है क्या, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और अपने इतिहास में बात करें, और दशरथ शर्मा, किसकी बात करते हैं, दशरथ शर्मा की। दशरथ शर्मा ये कहते हैं कि ये कहां पे थे, उज्जैन। क्योंकि उज्जैन दशरथ शर्मा का बताने का कारण यह था क्योंकि एक जिनसेन सूरी थे, जिनसेन सूरी, जिन्होंने एक किताब लिखी, कौन सी, हरिवंश पुराण। कौन सी किताब लिखी, हरिवंश पुराण। तो उसके आधार पे दशरथ शर्मा इनको कहां का बताते हैं, आपके उज्जैन का बताते हैं। तो दशरथ शर्मा ने इनको कहां की उत्पत्ति बताई कि इन उत्पत्ति कहां से हुई थी, उज्जैन। कहां पे हुई थी, उज्जैन। किसके आधार पे बताया इन्होंने, तो यहां मैं लिख देता हूं, जिनसेन सूरी की, जिनसेन सूरी की हरिवंश पुराण। कौन सी किताब, हरिवंश पुराण।
एक राजा था वत्सराज। हरिवंश पुराण में वत्सराज को क्या कहा गया है? भूभर्त्य, मतलब वहां का स्वामी कहा गया है। हरिवंश पुराण में वत्सराज को भूभर्त्य स्वामी, जब वत्सराज पढ़ेंगे तब वहां पे और लिखूंगा भी भूभर्त्य स्वामी कहा है। तो इसी आधार पे, इसी हरिवंश पुराण के आधार पर ये कहते हैं कि वत्सराज कहां का राजा था? उज्जैन का वहां का राजा था, इसलिए इनकी उत्पत्ति कहां से हुई? उज्जैन से। तो दशरथ शर्मा ने जिनसेन सूरी के हरिवंश पुराण के आधार पर इनको कहां का बताया? उज्जैन का बताया। तो ये चीजें अपने को याद रखने। उसके बाद एक शिलालेख आता है, कौन सा? गटियाला शिलालेख। कौन सा शिलालेख आएगा? गटियाला शिलालेख। तो गटियाला शिलालेख की बात करते हैं। गटियाला शिलालेख इनको क्या कहता है? कौन सा? गटियाला शिलालेख। गटियाला शिलालेख कहते हैं भाई, ये नए तो मांडव्यपुर के थे, नए ईरान के थे, ये तो कहते हैं कि गुजरातरा प्रदेश के थे। कहां के? गुजरातरा क्षेत्र का। उनकी उत्पत्ति कहां से हुई थी? गुजरातरा क्षेत्र। तो गटियाला शिलालेख में इनकी उत्पत्ति कहां से बताई गई है? गुजरातरा क्षेत्र से बताई गई है। तो मेरे हिसाब से अब आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी कि इनकी उत्पत्ति या मूल स्थान कहां पे था। हेनसांग इनको कहां का बताता है? पिलोमोलो यानी भीनमाल का बताता है। वी स्मिथ स्टैनफेनो इनको भीनमाल का बताता है। एच.सी. राय कहता है ये मंडोर के थे, क्योंकि सबसे पुरानी शाखा कौन सी थी? मंडोर थी। कैनेडी इनको ईरान का बताता है। दशरथ शर्मा इनको उज्जैन का बताता है जिनसेन सूरी के हरिवंश पुराण के आधार पर। और गटियाला शिलालेख इनको क्या बताता है? गुजरातरा क्षेत्र का बताता है। अब देखो, ये इतनी बातें अपने कर ली है। चलिए इसको आप उतारो तो उतार सकते हैं। इसके नीचे मैं कुछ चीजें और बताता हूं आपको। देखो नोट, देखो गुर्जर प्रत्यारों का काल था वो 6वीं से 12वीं शताब्दी तक था। आर.सी. मजूमदार ये भी कहते हैं 6वीं से 12वीं शताब्दी तक जो मलेच्छों का आक्रमण को जो असफल बनाने वाले कौन थे? यानी एक दीवार का काम किया था किसने? गुर्जर प्रत्यारों ने। तो 6वीं से 12वीं। लेकिन आपसे पूछे गुर्जर प्रत्यारों का समृद्ध काल, यानी जहां उस समय गुर्जर प्रत्यार बहुत ज्यादा ताकतवर, बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए, तो वो काल पूछ ले तो वो भी अपने पास है। गुर्जर प्रत्यारों का, जिस समय गुर्जर प्रत्यारों की बहुत ज्यादा ताकत बढ़ गई थी, गुर्जर प्रत्यारों का समृद्धि काल। तो यहां थोड़ी चेंजमेंट हो जाएगी। यहां आपको याद रखना है 8वीं से 10वीं शताब्दी। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक इनका काल क्या था? बड़ा आपका क्या था? समृद्धि काल था। उसके बाद इनकी कुल देवी, गुर्जर प्रत्यारों की कुल देवी कौन सी है भाई? कुल देवी। तो गुर्जर प्रत्यारों की जो कुल देवी है सबको पता है, चामुंडा माता। जो आगे जाके आप देखोगे राठौड़ों की क्या बन जाएगी? आराध्य देवी चामुंडा माता। इनका मंदिर कहां पे भाई? तो आपको पता है इनका मंदिर कहां पे है? मंडोर। कहां पे था? मंडोर। और मंडोर कहां पड़ता था? जोधपुर। वर्तमान में तो आप देखते हो कि चामुंडा माता का आपका मंदिर है, वो आपके मेहरानगढ़ किले में चामुंडा माता का इनकी कुल देवी थी। उसके बाद आराध्य माता, आराध्य देवी कौन सी देवी? आराध्य देवी। आराध्य देवी कौन सी है? गाजन माता। कौन सी है? गाजन माता। आराध्य देवी कौन सी है? गाजन माता। इनका मंदिर कहां पे है भाई? बालेसर। कहां है? बालेसर जोधपुर में। कहां पे है? बालेसर जोधपुर में इनका क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। चलिए ये दो बात, कुल देवी और आराध्य देवी बात कर ली। तो इनके देवता भी क्यों छोड़े? आराध्य देवता कौन सा देवता? आराध्य देवता। तो आराध्य देवता इनका क्या था? विष्णु। कौन से भगवान थे? विष्णु। आराध्य देवता कौन से थे? विष्णु। ये जो पवित्र पक्षी किसको मानते थे? पवित्र पक्षी ये गरुड़ को मानते थे। किसको मानते थे? गरुड़ को। पवित्र पक्षी कौन सा था? गरुड़ था भाई। क्या था? गरुड़। ये अपने को याद रखना है कि इनका जो पवित्र पक्षी, इनकी कुल देवी, इनकी आराध्य देवी, आराध्य देवता, पवित्र पक्षी। चलिए यहां तक आपने बात कर ली। अब अपने बात करते हैं एक छोटी सी, मैं यहां एक आपके लिए एक सेकंड ये ध्यान रखना। उसके बाद मैं एक बॉक्स बनाता हूं इनकी शाखाओं के ऊपर। प्रमुख शाखाएं।
अब मणोत नैनसी इनकी कितनी शाखाएं बताता है? 26। वो लास्ट में सब मैं लिखा दूंगा आपको। अभी इनकी प्रमुख शाखाओं की बात करते हैं। तो अगर बात करें, एक शाखा कौन सी थी? मंडोर। कौन सी शाखा थी? मंडोर। सबसे प्राचीन शाखा, इसको अपने क्या लिख सकते हैं? सबसे प्राचीन शाखा। देखो इनकी उत्पत्ति मंडोर, मंडोर से फिर ये मेड़ता गए, फिर उज्जैन, कन्नौज, यहां तक गए थे। तो मंडोर इनकी क्या थी? सबसे प्राचीन शाखा थी। उसके बाद अगर बात करें, बड़ौच, एक शाखा कहां गई थी? बड़ौच, गुजरात। एक शाखा कहां थी इनकी? बड़ौच। बड़ौच की अगर बात करें तो बड़ौच में इनका प्रथम शासक कौन था? बड़ौच में जो नींव डालने वाला था वो कौन था? प्रथम शासक। बड़ौच का जो प्रथम शासक था वो दद्द था। कौन था? आगे अपने पढ़ेंगे। हरिश्चंद्र के 4 बेटे थे, भोगभट, रजिल, दद्द, कक। तो इनका बड़ौच में जो नींव डालने वाला प्रथम शासक कौन था? दद्द था। और अंतिम शासक कौन था इनका? यहां बड़ौच का अंतिम शासक कौन था? जयभट्ट चतुर्थ। अंतिम शासक कौन रहा होगा? जयभट्ट चतुर्थ। कौन था? जयभट्ट चतुर्थ। तो बड़ौच शाखा का अगर पूछ भी ले कि बड़ौच शाखा का नींव डालने वाला व्यक्ति कौन था, तो कौन था? दद्द था। और अंतिम शासक कौन था? जयभट्ट था। अक्सर हम इन चीजों को पढ़ते नहीं है। उसके बाद एक शाखा कहां गई थी? राजौरगढ़। कहां गई थी? राजौरगढ़। एक शाखा कहां थी? राजौरगढ़। और एक शाखा आपकी कहां आई? जालोर, उज्जैन, कन्नौज। जालोर, उज्जैन, कन्नौज। उज्जैन और कन्नौज। सबसे लोकप्रिय जो शाखा हुई थी वो कौन सी हुई थी? ये शाखा हुई थी। यानी सबसे ज्यादा जो प्रसिद्धि पाई थी किस शाखा ने पाई थी? इसको अपने बोल सकते हैं सबसे लोकप्रिय। क्या बोल सकते हैं? सबसे लोकप्रिय शाखा क्या थी? सबसे लोकप्रिय शाखा थी ये, लोकप्रिय शाखा। तो ये याद रखना। तो ये 4 शाखाएं अपने को याद रखनी है। मंडोर, बड़ौच, मुख्यतः अपने मंडोर और जालोर ही पढ़ेंगे, क्योंकि बड़ौच और राजौरगढ़ की इतनी जानकारियां इतिहास में मिलती नहीं है। तो ये 4 शाखाएं थी। तो ध्यान रखना, सबसे पहली पुरानी शाखा कौन सी थी? मंडोर। और सबसे प्रसिद्धि पालने वाली कौन सी थी? जालोर। ये इनके गुर्जर प्रत्यार समृद्धि काल। उसके बाद कुलदेवी चामुंडा माता, आराध्य देवी गाजन माता, आराध्य देव विष्णु, पवित्र पक्षी गरुड़। तो ये सारी बातें आपने अभी तक की है। तो मेरे हिसाब से अभी तक आपको चीजें क्लियर होती जा रही है। आपको पता भी चल रहा होगा कि ये चीजें हमने अभी तक तो पढ़ी नहीं, आज हम ये चीजें पहली बार पढ़ रहे हैं। कुछ विद्यार्थी होंगे जो जिन्होंने अच्छी किताबें पढ़ रखी होगी। मैं ये नहीं कहता किसी ने नहीं पढ़ रखी, अगर किसी ने अच्छी किताबें पढ़ रखी है तो उनकी चीजें सामने आ रही है। बाकी बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो आपको कोई गाइड वगैरह में नहीं मिलेगी। मैं सीधे सीधे आपको बढ़िया ऑथेंटिक और शानदार राइटरों की जो किताबें वहां से आपको मैटर करवाने जा रहा हूँ। मूल पुस्तकों पर आधारित ये क्लास है, शानदार क्लासों के साथ अपने टॉपिक होंगे। तो आज हमने देखो, आज हमने बहुत मतलब कुछ चीजें हैं जो कंप्लीट की है। कि हमने शुरुआत की थी गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। तो हमने बात की जो गुजरातरा प्रदेश में प्रतिहार वंश हर्षोत्तर के बाद उदय हुआ है ना। साहित्य, महाकवि बाण, हरिश्चरित्र, ऐहोल अभिलेख, ये बात की। उसके बाद 4 अभिलेख देखे। उसके बाद हमने अलमुसुदी की बात की, मिहिर भोज की बात की, राजशेखर की बात की। उसके बाद हमने चीनी यात्री हेनसांग की बात की। उसके बाद हमने इनकी उत्पत्ति के बारे में अग्निकुंड का सिद्धांत पढ़ा, विदेशी जाति का सिद्धांत पढ़ा, क्षत्रिय मंडोर का पढ़ा। उसके बाद इनका मूल स्थान पढ़ा, कहां से थे, और इनकी कुल देवियां पढ़ी और इनकी शाखाएं पढ़ी। अब देखो, अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं कि 2 अभिलेख है। एक तो कौन सा है? मंडोर प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति है? मंडोर। ये एक बार मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, उसके बाद मैं आपको करवाऊंगा। मंडोर प्रशस्ति। और एक कौन सा है? गटियाला शिलालेख। कौन सा लेख है? गटियाला शिलालेख। एक तो बाउक का है और एक किसका है? कक्कुक का, जो कक्कुस्त के क्या थे? बेटे थे। तो इन 2 प्रशस्तियों के अनुसार यह बताया जाता है कि गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष कौन था? हरिश्चंद्र। कौन था? हरिश्चंद्र। सुनते जाना बात को। कौन था? हरिश्चंद्र था। इसको उपाधि दी गई थी रोहिलिद्दी की। कौन सी उपाधि थी? रोहिलिद्दी। ये उपाधि पूछी हुई है, रोहिलिद्दी की क्या थी? इनकी उपाधि थी। अब ये इनकी 2 रानियां थी। एक तो ब्राह्मण रानी थी और एक क्या थी? क्षत्रिय रानी थी, भद्रा। क्षत्रिय रानी कौन सी थी? भद्रा। क्षत्रिय रानी भद्रा। इस भद्रा के कितने बेटे हुए? 4। इस भद्रा के कितने बेटे हुए? 4। एक का नाम भोगभट, एक का नाम रज्जिल, एक का नाम दद्द और एक का नाम कक। ये 4 बेटे हुए। अब इन चारों बेटों ने क्या किया? मिलकर किसको जीता?
इन चारों ने मिलकर जीता मंडोर को। किसको जीता? मंडोर को जीत लिया और मंडोर पर क्या कर लिया? अधिकार। इसलिए भोगभट की कोई जानकारी मिलती नहीं है। मंडोर की जो वंशावली शुरू होती है, मंडोर की जो वंशावली शुरू होगी वो रज्जिल के समय से शुरू होगी। किसके समय होगी? रज्जिल। रज्जिल क्या करता है? रज्जिल मंडोर को जीतकर अपनी राजधानी बना लेता है। क्या करता है? रज्जिल मंडोर को जीतकर क्या बनाता है? राजधानी बनाता है। रज्जिल के बाद, रज्जिल जैसे राजा बन जाएगा, मंडोर को क्या बना लेगा? राजधानी बना लेगा। उसके बाद अगर बात करें अपने मंडोर को राजधानी बनाने के बाद, रज्जिल क्या करता है? रज्जिल रज्जिल क्या करता है? रोहिंस कूप में, कहां पे? रोहिंस कूप में, जो आपके जोधपुर में पड़ता है, वहां महादेव जी का क्या बनाता है? मंदिर बनाता है। क्या बनाता है? मंदिर। तो सबसे पहले राजा कौन बना? रज्जिल। रज्जिल के बाद देखो, रज्जिल बन गया। अब देखो मैं यहां लिख रहा हूं रज्जिल। एक पहले राजा कौन बना? रज्जिल। रज्जिल के बाद राजा बनता है नरभट्ट। कौन बनता है? नरभट्ट। इसकी अगर प्रश्न एक ही आता है, इसकी उपाधि थी पेल्ला पेल्ली की। कौन सी उपाधि थी? पेल्ला पेल्ली। इसकी उपाधि थी कौन सी? पेल्ला पेल्ली की। और इसका एक प्रश्न ध्यान रखना, इसने क्या बनाया था? विष्णु मंदिर बनाया था। गटियाला में क्या बनाया इसने? विष्णु मंदिर बनाया। ये एक बार मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूं। गटियाले में क्या बनाया? विष्णु मंदिर। किसने बनाया भाई? नरभट्ट ने। नरभट्ट की उपाधि पेल्ला पेल्ली। नरभट्ट। नरभट्ट के बाद राजा बना नागभट्ट। कौन बना? नागभट्ट। नागभट्ट क्या करता है? राजधानी ट्रांसफर कर देगा। एग्जाम में बहुत बार प्रश्न आया कि मंडोर से मेड़ता राजधानी कौन लेके गया? नागभट्ट। कौन लेके गया? नागभट्ट। इसका दरबार नागावलोक का दरबार कहलाता था। इसका अपने उज्जैन के अंदर, जब कन्नौज उज्जैन के शासक, जालोर के शासक पढ़ेंगे तब इसको ढंग से पढ़ेंगे। नागभट्ट। नागभट्ट के दो बेटे थे। नागभट्ट के दो बेटे थे, तात व भोज। कौन थे? तात व भोज। अब तात राजा बनता है। कौन बनता है राजा? नागभट्ट के बाद दो बेटे थे, तात व भोज। तात राजा बनेगा, लेकिन कुछ समय बाद ये अपना राजकाज है किसको दे देगा? अपने भाई भोज को देकर क्या कर देगा? चला जाएगा। कहां? तात क्या कर देगा? चला जाएगा। अब राजकाज भोज को देने के बाद राजा कौन बन गया? राजा बन गया भोज। अब राजा कौन बना? भोज। भोज के राजा बनने के बाद, अब देखो, भोज के राजा बनने के बाद राजा बना यशोवर्धन। कौन बना? यशोवर्धन। राजा कौन बना? यशोवर्धन। यशोवर्धन के बाद अगर कोई राजा बना तो वो था चंदूक। कौन था? चंदूक। यशोवर्धन के बाद राजा कौन बना? चंदूक। यहां अपने को कुछ नहीं पढ़ना, यहां नागभट्ट को पढ़ना है, तात भोज यशोवर्धन चंदूक के बारे में कुछ नहीं पढ़ना। उसके बाद चंदूक के बाद राजा बनता है कौन? सिलूक। कौन बनता है? सिलूक। कौन बनता है? सिलूक। ये चंदूक का क्या था? ये चंदूक का सिलूक क्या था? बेटा। यानी चंदूक पिता था, सिलूक क्या था? बेटा था। अब सिलूक ने क्या किया था? वलमंडल। सिलूक ने क्या किया था? वलमंडल। वलमंडल किसको बोलते हैं भाई? जैसलमेर। इसने क्या किया? गुर्जर प्रत्यारों का वह शासक जिसने जैसलमेर को जीता था, यानी वलमंडल को जीता था। और यहां का जो शासक था वलमंडल का, बाटी शासन था। जैसलमेर में शासन कौन कर रहे थे? बाटी। और बाटियों का राजा था कौन? देवराज। कौन था? देवराज। इस देवराज को पराजित करके तन्नोट है, वलमंडल है, क्षेत्र को क्या कर लेता है? जीत लेता है। कौन जीत लेता है? सिलूक। सिलूक जीत लिया। सिलूक ने जीत लिया। उसके बाद अगर ये बात करें, सिलूक के बाद राजा बना कौन? सिलूक के बाद राजा बना जोट। सिलूक के बाद राजा बनने वाला राजा कौन था? जोट। जोट के बाद कौन बना भाई? बिलादित्य। कौन बना? बिलादित्य। राजा कौन बना? बिलादित्य। ये भी अपना राजकाज अपने बेटे को सौंपकर हरिद्वार वगैरह चला जाता है। 18 साल तक अनशन व्रत करता है, वहां पे अपने क्या कर देता है? प्राण त्याग देता है। जोट की बात करें तो जोट गंगा में मुक्ति पा लेता है। ये भी गंगा में मुक्ति पा लेता है। ये हरिद्वार चला जाता है, 18 साल तक वो तपस्या वगैरह करता है, उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती। बिलादित्य के बाद राजा बना कौन? कक। कौन बना? बिलादित्य के बाद कौन बना? कक। कक से अच्छा प्रश्न बनाता है। कक ने एक युद्ध में भाग लिया। कौन सा? मुंगेर का युद्ध। कौन से युद्ध में भाग लिया? मुंगेर का युद्ध। किस युद्ध में भाग लिया? मुंगेर का युद्ध में भाग लिया। और इसने वत्सराज का क्या दिया था? कन्नौज का शासक था वत्सराज। वत्सराज का क्या दिया इसने? साथ दिया। किसने? कक ने। किसने साथ दिया? कक ने। अब कक के दो बेटे, कक के दो बेटे, एक तो बाउक नाम था, एक का नाम क्या था? बाउक। और एक का नाम क्या था? ककूक। क्या नाम था? ककूक। और ककूक जैसे खत्म होगा, मंडोर का शासन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। लास्ट में इंदा प्रत्यार है, वो आपको पता है कि मंडोर है वो दहेज में दे देते हैं। अब आपको ये बताना मंडोर दहेज में किसको मिलता है। अब देखो बाउक, बाउक और ककूक। बाउक और ककूक की बात करें, वैसे मैं आपको पूरी डिटेल में बात करूंगा। बाउक ने
भावुक ने एक नंदा वल्लभ को हराया, एक राजा था नंदा वल्लभ, इसको हराया था। क्या किया था? नंदा वल्लभ को हराया था। और अगर बात करें तो भावुक ने एक विष्णु मंदिर पे क्या लगाई? प्रशस्ति। जो नरभट्ट ने बना के गया था ना विष्णु मंदिर में, एक प्रशस्ति लगाई, उस प्रशस्ति का नाम क्या था? तो भावुक ने एक विष्णु मंदिर में प्रशस्ति लगाई और उस प्रशस्ति का नाम था आपका कौन सा? इसको जोधपुर भी बोल सकते हैं, या अपने शिलालेख, जोधपुर शहर का शिलालेख बोल सकते हैं। इसको मंडोर प्रशस्ति बोल सकते हैं। विष्णु मंदिर में कौन सी प्रशस्ति लगाई? मंडोर प्रशस्ति। मंडोर प्रशस्ति लगाई कब? 837 में। और कक्कुक है, इसने एक शिलालेख लिखाया, कौन सा? गटियाला शिलालेख। कौन सा लेख लिखाया? गटियाला शिलालेख लिखाया 861 में। कौन सी ईस्वी में? 861 में। कौन सा शिलालेख लिखाया? गटियाला शिलालेख। जय स्तंभ वगैरह स्थापित कराए मंडोर वगैरह में, ये सारी बात करेंगे। तो ये इनका राजवंश था। इनका ये क्या था? राजवंश। कौन कौन सा था? सबसे पहले मैंने कहा रज्जिल, रज्जिल के बाद नरभट्ट, नरभट्ट के बाद नागभट्ट, नागभट्ट के दो बेटे भोज व तात, है ना। तात राज्य भोज को देख के चला जाता है। और भोज के बाद जो राजा बनता है यशोवर्धन, और चंदूक, चंदूक का बेटा था शिलूक, शिलूक के बाद जोट, जोट के बाद बिलादित्य, बिलादित्य के बाद कक, कक के बाद बाउक और ककुक, ककुक के साथ ही क्या हो जाएगा? मंडोर का शासन समाप्त हो जाएगा। तो आज की क्लास आपको बताना, ये अपनी पहले डेमो क्लास थी, और इन राजाओं के जितनी भी जानकारियां वो सब चीजें आपको एक एक करके मैं लिखूंगा। आज तो ये थोड़ा मैंने आपको ये राजवंश इसलिए बताया ताकि आपको एक क्रम याद हो जाए, आप क्रम याद करने की कोशिश करना। उसके बाद कल अपने इन राजाओं के ऊपर चर्चा करेंगे, एक एक राजा को पढ़ेंगे। उसके बाद अपने जालोर, उज्जैन और कन्नौज के शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। जितने भाई प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो सभी चीजों को आपको शॉर्ट में और बहुत शानदार तरीके से आपको करवाए जाएंगे। तो कमेंट करके आप जरूर बताएं क्लास कैसी लगी। लाइक कर दें वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो अपने दोस्तों से शेयर कर दें, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल से जुड़ने की कोशिश करें। आपके लिए जितना अच्छा हो सकता है, जितना मेरा प्रयास होगा, उतना अच्छा कंटेंट आपके लिए लाया जाएगा। बहुत अच्छी मेहनत के साथ आपके लिए कंटेंट तैयार किया है और बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। हर दिन आपकी क्लास होगी। ऐसा नहीं है कि एक दिन क्लास लगा ली फिर 10 दिन छुट्टी, ऐसा नहीं होगा। कंटिन्यू क्लास रहेगी, शानदार कंटेंट के साथ आपका टॉपिक करवाया जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आपका सपोर्ट और आपका सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इस चैनल के माध्यम से, इस यूट्यूब के माध्यम से हमसे जुड़े रहें, और जल्द ही ये कोर्स आपको अपने जो ज्ञान सरोवर ऐप है वहां पे भी आपको मिलेगा। तो जो भी विद्यार्थी हमसे जुड़ना चाहते हैं जरूर कोर्स को परचेज कर लें और अपनी तैयारी को निरंतर अच्छे तरीके से बनाए रखें, और बहुत अच्छी तैयारी के साथ अपने आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को, सभी प्यारे प्यारे छोटे छोटे विद्यार्थियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और बहुत बहुत आपको बधाइयां कि आप ज्ञान सरोवर ऐप से जुड़े हैं, यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।